जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा जी, आज जो है ना आप लोगों के डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स का जो क्विज था उसकी लास्ट डेट थी, वो मैंने इनएक्टिव कर भी दिया है अगर आप लोगों ने चेक किया है। तो क्योंकि हम अब हमने थोड़ा सा अपना पैटर्न को चेंज किया है कि जैसे ही कोई क्विज एंड होता है तो उसको अगले वेरी नेक्स्ट क्लास में जो है ना उसको रिव्यू करते हैं, क्या इसमें क्वेश्चन थे या कोई ऐसी कंफ्यूजन थी सर जिसकी ये वजह से आप जी सर ये किस वक्त इनएक्टिव किया आपने? बस साहब आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, वो मैंने कहेगा कि कहा मतलब किस टाइम तक था ये? मैंने तो भी मतलब कि जुमा से पढ़ने से पहले ही अटेम्प्ट किया था, ये अटेम्प्ट आपकी हो गया था तब। क्लास शुरू होने से पहले मैंने एंड किया, अभी 2-4 मिनट में। चलिए ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स मेरा हो गया सबमिट। ओके हाँ वो आपका आ गया था। ओके। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन थे इसमें और क्या क्या मुश्किल थी। वैसे क्विज क्विज तो आसान था, तो देखें जी, स्टार्ट करते हैं क्विज क्विज को। जी नुमान। सर क्विज आसान नहीं, मतलब कि बड़ा अच्छा ये था कि वेल डिफाइंड बनाया हुआ था, ये जरूर कहेंगे। मतलब मैं तो कहूँगा कि बड़ा बड़ा उसको टेक्निकली बनाया गया था, अच्छा था। अटेम्प्ट करते हुए सोचना पड़ता था। अच्छा जी देखें, पहला क्वेश्चन था डाटा एट ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड। तो ये मैं तकरीबन जब भी कोई लेयर शुरू होती थी तो मैं लाजमी बताता था कि फलां लेयर पे जो है डाटा का क्या नाम है। तो मैंने बताया था कि यार देखो, जो फिजिकल लेयर जो पहली पहली लेयर है उस पर हम स्ट्रीम ऑफ बिट्स कहते हैं डाटा को। जैसे ही डाटा लिंक लेयर पे वो पहुंचता है तो उसको हमने कह दिया था कि ये फ्रेम है, फ्रेमिंग भी हम किया करते थे। उससे नेक्स्ट नेटवर्क लेयर थी, तो उस पर हमने कहा था कि ये पैकेट्स है। और ट्रांसपोर्ट लेयर का हमने इसको बोला था कि ये सेगमेंट कहलाता है। तो यही पूछा गया था कि डाटा एट ट्रांसपोर्ट लेयर, उस डाटा का क्या नाम है। तो इसका सही क्वेश्चन आंसर था सेगमेंट, क्योंकि एक प्रोसेस भी आपने पढ़ा था सेगमेंटेशन के नाम से। तो इस तरह ये था इसका। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय। तो देखो हमने डाटा लिंक लेयर में 2 लेयर्स पढ़ी थी। एक का नाम तो उसमें मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर और एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। उसमें से पूछा गया है कि ठीक है डाटा लिंक लेयर पे तो ये काम होता था, लेकिन कौन सी जो सब लेयर थी डाटा लिंक लेयर की वो ये काम करवाती थी। इसमें देखो लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो सब लेयर है वो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का काम जो है ना वो करवाती थी। अच्छा एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट देख लो अगर ये ठीक हो सकता है। नहीं जी, ये बस उसी तरह से इसको गुजारा करना पड़ेगा। चलें, मजबूरी है। अच्छा देखें। सर ये हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे से जूम इन करते हैं ना, तो हमें ठीक नजर आता है। अच्छा ठीक है, तो ये जी सर, फिर स्क्रीन को ना आप थोड़ा सा जूम इन करेंगे ना, तो वो हमें बिल्कुल हम हाँ। एक एक एमसीक्यू देख सकते हैं। अच्छा बस फिर ठीक है, मुझे इस चीज़ की बात। अच्छा जी जी देखें, सर। क्योंकि ये सफल हुए हैं तो अब क्वेश्चन चेंज हो गए हैं, तो हम दोबारा से शुरू करते हैं। देखिए जी, मैक एड्रेस आपको पता होना चाहिए, जितने भी एड्रेस हैं कितने बिट्स में यूज होते हैं। मैक एड्रेस 48 बिट का है, IPv4 48 32 बिट, IPv6 128 बिट्स का, पोर्ट 16 बिट्स का। और इसके अलावा भी अगर कोई एड्रेस है तो ये आपने सब आपको पता होने चाहिए कितने बिट्स के हैं, इनमें से चांसेस हैं क्वेश्चन के आने के। अच्छा, द लॉस ऑफ एनर्जी इन सिग्नल ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन इज कॉल्ड। तो मैंने ये बताया था जब हमने शुरू किया था ये कम्युनिकेशन का, कि कुछ किस्म की अटेनुएशन। जी ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट में था ये सर, ये तीन चीजें: बिल्कुल। अटेन्युएशन, हाँ डिस्टॉर्शन और नॉइज। हाँ, तो बिल्कुल ये अटेनुएशन थी इसकी, कि वक्त के साथ साथ जो उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है उसको हम अटेनुएशन बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें, CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक।
तो हमने ये डेटा लिंक लेयर में डिटेल से पढ़ा था और बाद में मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर में भी ये है, लेकिन हमने डेटा लिंक लेयर में पढ़ा था। लेकिन क्वेश्चन कुछ और था कि वो क्या है, क्या वो फ्लो कंट्रोल टेक्निक है, एरर कंट्रोल मैकेनिज्म है, राउटिंग प्रोटोकॉल है, या कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म। तो देखो हमने इसको एरर के हिसाब से देखा था कि एक चेकसम कैलकुलेट करते थे, उसको डाटा के साथ ऐड करके भेजते थे, फिर दोबारा से उसको वहां पे अलग किया जाता था और कुछ परफॉर्म किया जाता था। तो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म है हमारे पास सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अच्छा, खाली जगह इज अ पैकेट सेंट बाय अ नोड टू द सोर्स टू इन्फॉर्म इट ऑफ कंजेशन। तो कंजेशन कंट्रोल टेक्निक में जो हमारे पास क्लोज्ड टेक्निक थी कि जिसमें एक दफा कंजेशन आ जाए उसके बाद आपने जो उसको कह लो कि काबू पाना है, तो उसमें दो टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, एक बैक प्रेशर के नाम से और एक चोक पैकेट के नाम से। तो बैक प्रेशर में मैंने बताया था कि जो जिस नोड पे भी कंजेशन आएगी तो डायरेक्ट सोर्स को नहीं बताएगी, वो अपने से पीछे वाली जो नोड है, उससे पीछे वाला जो नेटवर्क है, पीछे वाला जो राउटर है उसको बताएगी, और वो राउटर इन रिटर्न अपने से पीछे वाले नेटवर्क या राउटर को बताएगा, और इस तरह करते करते अल्टीमेटली सोर्स को पता चल जाएगा। लेकिन इसमें पूछा गया कि जिस नोड में कंजेशन आई है वो डायरेक्ट सोर्स को बता रही है। तो याद रखना कि ऐसी टेक्निक को हम चोक पैकेट के थ्रू इंप्लीमेंट करते थे कि वो कंजेस्टेड नोड डायरेक्ट एक पैकेट भेजती थी, उस पैकेट को चोक पैकेट कहते थे, और वो दरमियान से गुजर जाता था, अर्जेंट फील्ड उसकी 1 होती थी, तो दरमियान वाली नोड को नहीं पता होता था कि ये किस लिए भेजा जा रहा है, बस वो डायरेक्ट सोर्स तक पहुंचा देते थे और सोर्स को पता चल जाता था कि इस नोड पे जो है वो कंजेशन हो गई है, तो फिर वो अपने हिसाब से डाटा के सेंड करने की रफ्तार को कंट्रोल कर लेते। तो चौक पैकेट इसकी करेक्ट आंसर है। जिसने बैक प्रेशर लगाया है तो उसको मतलब उन्होंने इस चीज को समझा नहीं है। अच्छा, इन अ 18.2 kb पर सेकंड चैनल अलोहा कैन ओनली यूज। हाँ जी, कौन इसको बताएगा कैसे इसका जवाब निकलेगा? सर मुझे तो इसका आइडिया नहीं है, मैं तो स्लाइड वो मेरे पास आई नहीं रिकॉर्डिंग, मैं ये अलोहा पढ़ता, ठीक है, ये मेरा गलत ही ठीक था। है, ठीक है मैं बताता हूँ। देखिए हमने अलोहा का जब हम पढ़ रहे थे तो उस वक्त मैंने बताया था कि अलोहा की जो सिंपल अलोहा है उसकी एफिशिएंसी है 18.4%। यानी कि अगर कोई चैनल है ना जिसमें 100 kb का, तो उसमें से अलोहा के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आप 18.4 कह लोगे जो केबी है वो यूज कर सकते हो 100 kb में से, इतनी इसकी एफिशिएंसी थी। तो क्वेश्चन आप क्या पूछा गया देखो, एक मिनट, आप लोगों को ये स्क्रीन शो नहीं हो रही, सिर्फ एक मिनट। तो ये देखें, ये मैंने अभी ड्रा किया है कि उसकी एफिशिएंसी जो है वो 18.4% है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया कि 18.2 उस चैनल की कैपेसिटी है, 18.2 kb पर सेकंड, इसमें से अलोहा कितना यूज कर पाएगा? तो वही बस सिंपल सा तो बात है कि हमें अलोहा की एफिशिएंसी पता है 18.4 है, तो हम और उसकी जो है 18.2 kb पर सेकंड, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 18.4% को, यानी कि 18.4 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाइड बाई 18.2। ये आप करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास 3 पॉइंट समथिंग जो है वो क्वेश्चन आएगा। उसमें याद रखना कि 18.4% उसकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी निकाल के उसको कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इसकी जो है वो टोटल परफॉर्मेंस जो है या कितना वो यूज कर सकता है वो चीज निकल आएगी। तो ये यहाँ पे पूछा गया था, तो जो 3.276 जो है ये जवाब है, आप करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि यूडीपी एड्स यूडीपी सूडो हेडर। ये मैंने आप लोगों को असाइनमेंट इसीलिए दी थी और मैंने उस वक्त भी बताया था कि मैंने असाइनमेंट से क्वेश्चन उठाया हुआ है कि यूडीपी सूडो हेडर किस लिए यूज होता है। तो देखो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, चेकसम कैलकुलेशन के लिए। जो सूडो हेडर आप ऐड किया जाता है, अगर आप लोगों ने वो असाइनमेंट नहीं की तो दोबारा से करें, सूडो हेडर को खुद से स्टडी करें, तो फिर आपको पता चलेगा चेकसम कैलकुलेशन के लिए कैसे यूज किया जाता है। अच्छा, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एनालॉग सिग्नल इज। हाँ जी बताएं, एनालॉग सिग्नल के लिए कौन सी यूज होगी? सर ये FDM एंड WDM सर दोनों। बिल्कुल जी, देखो फ्रीक्वेंसी डिवीजन फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लेक्सिंग या ये वेवलेंथ तो डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये जी मैंने सर। बताई थी कि आप लोग जो है एनालॉग सिग्नल के लिए यूज करते हो, तो इस तरह आप लोगों ने याद रखना कि कौन सी टेक्निक किसके लिए यूज होती है।
अच्छा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बाइनरी डाटा टू डिजिटल सिग्नल, ये कोडिंग चूंकि हमने नहीं पढ़ी, इसको आप छोड़ें, लेकिन इसका जवाब लाइन कोडिंग था बेशक, जिन्होंने नहीं भी किया तो मैं इनको ग्रेस मार्क जब अपने पास सेव करूंगा तो दे दूंगा। अच्छा, नाइन्थ क्वेश्चन देखें, इन OSI मॉडल एज अ डाटा पैकेज मूव फ्रॉम लोअर टू अपर लेवल लेयर हेडर्स आर, तो मैंने बताया था कि जो सेंडर से डाटा जो है वो नीचे मूव करता है, पहले एप्लीकेशन लेयर रिसीव करती है, फिर उसको प्रेजेंटेशन लेयर, फिर सेशन लेयर एंड सो ऑन, इस तरह नीचे नीचे मूव करता है। और जैसे जैसे डाटा नीचे मूव करता है उसके साथ हर लेयर अपने हेडर और ट्रेलर अटैच करती है, और जैसे ये डाटा रिसीवर एंड पे पहुंचता है तो फिर डाटा बॉटम से टॉप, नीचे से ऊपर मूव करता है, और जैसे ही डाटा नीचे से ऊपर मूव करता है तो हेडर और ट्रेलर रिमूव किए जाते हैं। तो ये बात पूछी जा रही है कि जब डाटा नीचे से ऊपर मूव कर रहा होता है कि हेडर को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, रिमूव किया जाता है, रीअरेंज किया जाता है, या उनको कोई भी चेंज उनमें नहीं लाई जाती, यानी कि रिमेन्स अनचेंज। तो क्योंकि अभी हमने देख लिया है कि रिमूव किया जाता है, तो रिमूव इसका करेक्ट ऑप्शन था। पोर्ट एड्रेस कितने बिट का होता है, अभी मैंने बताया भी था 16 बिट्स। 16 बिट का सर। अच्छा, रेंज ऑफ रजिस्टर्ड पोर्ट्स इज, तो देखो कुछ है वेल नोन पोर्ट्स 0 से लेके 1023 तक, जिनमें से आप किसी को कोई भी एलोकेट नहीं कर सकते। उसके बाद थी रजिस्टर्ड पोर्ट्स, और वो काफी बड़ी रेंज थी, और उसके बाद फिर जो वो डायनामिक पोर्ट्स थी जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देता है। तो देखो इसमें 1024 से लेके 49,151, ये जो रेंज है इसको कहा जाता है रजिस्टर्ड पोर्ट्स। 3 टाइप की पोर्ट्स हैं, हमने देखी थी। क्वेश्चन 12 देखें, खाली जगह इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एनी एप्लीकेशन सर्विसेज रनिंग ऑन द सेम डिवाइस। तो एक डिवाइस पे एक से ज्यादा सर्विसेज या एप्लीकेशन रन कर रही हैं, उनको क्या चीज इसमें से आइडेंटिफाई करेगी? सर क्या पोर्ट नंबर फिजिकल, इसका। बिल्कुल पोर्ट नंबर। फिजिकल एड्रेस उस मशीन को आइडेंटिफाई करता है, वर्चुअल जी एड्रेस सर। इसको छोड़ेंगे तो है ही अलग चीज, लॉजिकल एड्रेस उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है, और पोर्ट नंबर उस एप्लीकेशन या प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है। तो इसका करेक्ट आंसर था पोर्ट नंबर। सर ये 13 में देखें ट्रांसपोर्ट जी, लेयर इसलिए तो मैक एड्रेस और ये पोर्ट नंबर की वजह से वो सिर्फ स्पेसिफिक प्रोसेस को डिलीवरी करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, देखें जी, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स, कौन सी टाइप की है जी? हाफ है, फुल है, या सिंपलेक्स सिंपलेक्स है? सिंपलेक्स डाटा हमेशा कीबोर्ड से कंप्यूटर की तरफ जाएगा, कंप्यूटर की कभी तरफ भी कंप्यूटर से डाटा यूनिडायरेक्शनल है। कीबोर्ड में नहीं आएगा। जी सर अच्छा, 14 यूनिडायरेक्शनल है सर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर टाइप ऑफ फ्लो कंट्रोल? सर ये बफरिंग है, ठीक विंडोइंग है, है और कंजेशन अवॉइडेंस है सर। ठीक है, 1, 3 एंड 4, ये जो जी तीसरा ऑप्शन था, ये सॉरी चौथा ऑप्शन था, ये बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं कि इनमें से ये फ्लो कंट्रोल है। हमने बफरिंग भी देखी थी फ्लो कंट्रोल के लिए, कट थ्रू भी देखा था, नहीं विंडोइंग सर हमने कोई ऐसी, सर कट थ्रू स्विचिंग के लिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विंडोइंग हमने देखी थी स्लाइडिंग विंडो हाँ प्रोटोकॉल में, और स्लाइडिंग विंडो कंजेशन और अवॉइडेंस, ये बिल्कुल हमने देखी थी सर, ये इसमें 1, फ्लो 3, कंट्रोल में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें देखो अगर आपने पढ़ी है ना ये चीजें फिर आप इसको कर पाओगे, तो इसलिए मैं इसमें कुछ इसी तरह बनाता हूँ कि आपको ये चीजें पढ़ी हुई हो आपने, जो चीजें पहले नेट पे मौजूद है उसमें से शायद इस तरह की चीजें आपको देखने को ना मिले। देखो, विच आर द जी सर। फॉलोइंग सर्विसेज यूज टीसीपी, इनमें से कौन सी जो है सर्विसेज वो टीसीपी कनेक्शन को यूज करती कनेक्शन सर कनेक्शन ओरिएंटेड इनमें से हमारे पास सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और है? ठीक है, एफटीपी है और एचटीटीपी है। ठीक है। तो हमारे पास इसका जवाब आया 2, 3 एंड 5, यानी कि हम हमारे पास जो है एफटीपी हमें पता है कि वो टीसीपी यूज करता है, जी टीएफटीपी सर। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर ट्रि- प्रोटोकॉल है, ये ये हमने नहीं पढ़ा, यूडीपी करता है। यूडीपी यूज ये करता है। सर एचटीटीपी हमने सर ये लास्ट लेक्चर में एचटीटीपी पढ़ा है, मैंने बताया था कि कैसे टीसीपी के थ्रू पहले कनेक्शन बनता है वो। तो जब आप दो सर गैस कर ये लेते हो ना, तो तीसरा आपको नहीं पता चल रहा तो आप ऑप्शन देके कर सकते हो मुझे, तो जी 5 बार सर वो तीसरा जवाब, तो सर दूसरा आपका होगा क्या? सर एचटीटीपी ना यूडीपी भी हो सकता है टीसीपी के अलावा बिल्कुल हो भी। सकता है, ठीक है। और सर ये ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपने लास्ट जो टेबल दिया था उसमें था, इसको गूगल किया था तो इसका पता लग गया था कि ये यूडीपी है, ये टीसीपी नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए जी, नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, डाटा एट ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड, ट्रांसपोर्ट लेयर पर डाटा को सेगमेंट कहा जाता है, हमने पहले भी कर लिया जी था, ये शफल होकर आप यहाँ पे आ रहा है दोबारा। 17 क्वेश्चन जी देखें, टीसीपी आईपी मॉडल डज नॉट हैव खाली जगह लेयर, सेशन हाँ जी वाली कौन सी सर, है? सेशन इस पक्की हिसाब बात है, से। जी सर सेशन है। ठीक है। अच्छा जी,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर, इनमें से कौन सा काम नेटवर्क लेयर का नहीं है? राउटिंग है, बिल्कुल अरे है। इंटर नेटवर्किंग है, जी सर, बिल्कुल है। जी कंजेशन सर, कंट्रोल है, बिल्कुल है। जी सर एरर है। कंट्रोल है, एरर कंट्रोल वो नहीं है हमारे डाटा, पास, ठीक है। ये डाटा लिंक लेयर का काम है सर। बिल्कुल, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो हमारे पास नेटवर्क जी लेयर का सर, ये डाटा, काम। जी सर। आरआईपी प्रोटोकॉल कौन सी पोर्ट पे काम करता है? ये थी 520। 520 सर, टेबल से रट्टा लगाया। हाँ, ये बस अब रट्टा ही है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं इसका। इसका कोई और ऑप्शन नहीं था सर। हाँ, इंक्रीजिंग अच्छा ऑर्डर देखो, में याद करें तो आसानी से हो जाते हैं पोर्ट नंबर, इंक्रीजिंग ऐसे ही ऑर्डर में। है, लेकिन वो थोड़े थोड़े अरसे के बाद फिर आपको देखने पड़ते हैं। जी सर, देखने तो पड़ेंगे, ये हमेशा के लिए तो कभी भी नहीं याद रहेंगे। हाँ, अच्छा नेक्स्ट देखो, कौन सी हब को जो है नहीं, एक्टिव हब इज डिफाइंड एज टाइप ऑफ हब दैट रिक्वायर्ड। के एक्टिव हब कौन सी हब है इनमें से जिसको क्या चीज चाहिए होती है? सर उसको इंटरनल पावर पावर। सब, सर इसमें ना आपसे डिस्कशन करनी है सर। पावर जो है ना वो उसे चाहिए होती है एक्टिव हब को, क्योंकि उसने ठीक क्लीनिंग है, भी करनी होती है और बूस्टिंग भी करनी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और आपने बताया था कि पैसिव हब के ये होता है कि वो किसी ना किसी एक्टिव हब से अपनी लेती है। तो इसको मेरा हुआ वैसे बिल्कुल गलत है सर ये, लेकिन ये ठीक इसका है। मतलब कि यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हुई है कि ये मैंने इंटरनल, मतलब मैंने ये समझा कि उसको अपनी सेपरेट सोलली पावर चाहिए होती है तो इसलिए इंटरनल पावर कर दिया, लेकिन इसका एक्सटर्नल पावर बाद में गलत करने इंटरनल पे पावर, समझ आया। हाँ, एक्सटर्नल बिल्कुल पावर इसका होना चाहिए था, क्योंकि इसे अगर इसे सोलली चाहिए तो वो एक्सटर्नल ही होनी चाहिए, इंटरनल में तो फिर बिल्कुल पैसिव हब आ जाएगी। पैसे वापस आ जाती है। अच्छा, डिफॉल्ट टीसीपी पोर्ट फॉर एचटीटीपी, ये तो इतना मशहूर है, आप लोग को सबको पता होना चाहिए। सर एचटीटीपी ये, पोर्ट 80 पे काम, पोर्ट जी 80 पे सर काम ये, करता है, ठीक है। इसमें से कोई भी नहीं जी है। सर, जी। इसका सर सिक्योर वाला भी है कि HTTPS वाला, उसका भी उसका तो काफी 500 बड़ी पोर्ट है, कोई जी, 500 कुछ है जी मेरे उसकी ख्याल से। हाँ 500 कुछ है जी सर। हाँ। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज यूजेस यूडीपी, इनमें से कौन सी सर्विस यूडीपी यूज करती है? तो देखो अभी हम सर वही, पीछे देख के आए थे, एक तो टीएफटी हमें मिल गई, तो जिसमें 6 है, इस तरह से भी आप जो है ना गैस कर सकते हो कि वो होगा, लेकिन बाकी भी आप ऑप्शन देखोगे, हो सकता है 6 जो है 2-3 में हो। तो टीएफटी मौजूद है जी, ठीक है। अच्छा, जी उसके अलावा हमारे पास डीएचसीपी है, DH, अ, जी सर, बिल्कुल यूडीपी के थ्रू होगा। एसएमटीपी नहीं, हम अब पीछे अभी पढ़ के आए हैं। जी और हमारे पास कौन सा रह गया? एसएनएमपी, SM, सिंपल नेटवर्क। हाँ, तो ये हमारे पास यही 1, 3 एंड 6 वाला जो है ये ऑप्शन। इसमें थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच लगा लिया करो। एक आध का आपको पता हो ना तो फिल्टरिंग कर लिया करो कि हाँ यार ये तो हो ही नहीं सकता। अब जैसे मैंने, मुझे पता है कि टीएफटी यूडीपी वाला है, तो मैं इसमें से देखूंगा कि 6 किस में है, क्योंकि इसका मुझे 100% कंफर्म है कि यूडीपी पे काम करता है। तो 6 फॉर एग्जाम्पल 2 में है, तो उसका मतलब है कि मेरा ऑप्शन 2 में से ठीक है, बाकी 2 तो वैसे रूल आउट हो गए। लेकिन अब इसमें सिर्फ एक ही था, तो मुझे पता चल गया कि यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा सा जो है ना अपनी स्ट्रेटजी को इस तरह डेवलप करो। अच्छा, इन अ मैश टोपोलॉजी विद एंड डिवाइसेस, एक मैश टोपोलॉजी है, ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें हर डिवाइस दूसरी हर डिवाइस से कनेक्ट होती है, उसमें एंड डिवाइसेस है, डायरेक्टली तो वो कनेक्ट क्या है? होते हैं। हाँ, डायरेक्टली कनेक्ट। इफ अ न्यू डिवाइस इज एडेड, कि अगर हम उसमें एक और डिवाइस ऐड करना चाहें, खाली जगह न्यू लिंक्स आर नीडेड, तो हमें कितने न्यू लिंक्स जो है वो चाहिए होंगे? हाँ जी, सर N-1 सर, n-1, बिल्कुल इस तरह ही है। क्योंकि सर ये जी सर ये सिंपल सा बनाए ना सर, जैसे अगर 4 हाँ डिवाइसेस कनेक्ट है तो एक डिवाइस को तीन, उन बाकी 3 से होने के लिए 3 कनेक्शन चाहिए। तो N जो भी बिल्कुल, होगा, नेक्स्ट एक भी ऐड होगा तो N-1 होगा, क्योंकि नई डिवाइस बिल्कुल को ऐड उस तक नहीं लिंक होगा, वो तो डायरेक्टली लिंक हो जाएगी बाकी सबसे। फीलिंग, बिल्कुल। तो इसमें थोड़ी सी है लॉजिक सी, इसको समझना है। अच्छा, DORA प्रोसेस, ये भी हमने परसों ही पढ़ा है कि जब हमारे जी पास सर, DHCP काम कर रहा डी होता है तो उसके दौरान ये चीजें काम आती हैं। अच्छा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसी के थ्रू हाँ, तो करता ये है सर। आईपी एड्रेस आपको देता है, याद रखना। DHCP जो है डायनेमिकली आपको आईपी देता है, और ये IP एड्रेस देता है जी सर। हर नेटवर्क में एक मौजूद होता है ये प्रोटोकॉल, और बाय डिफॉल्ट जो है, जो आपके राउटर होते हैं उसके अंदर ये काम कर रहा होता है। दूसरी बात उसने पूछी है कि DHCP प्रोवाइड आईपी ऑन, तो ये उस दिन भी मैंने बताया था कि लीज पे मिलती है, जैसे हमने अपने एग्जांपल में 72 घंटों के लिए आईपी दी थी, तो उसके बाद ये क्या है कि वो आईपी किसी और को देने के लिए फ्री हो जाती है। तो यही बात है कि परमानेंट दी जाती है, परमानेंट भी दी जा सकती है, लेकिन फिर वो स्टैटिक आईपी होती है। उसका अगर जिक्र है कि स्टैटिक आईपी DHCP ने प्रोवाइड किया है तो वो कौन सी होगी, तब आप कह सकते हो कि वो परमानेंट होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक का जिक्र नहीं है, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि डायनामिक आईपी की बात हो रही है, और डायनामिक आईपी हमेशा लीज पे दी जाती है।
तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। सर नेक्स्ट देखो जी, सर व्हेन इसका बताइएगा सर। ये डायनामिक जो डायनामिक है वो लीज पे मिल रही है। और सर एक बिल्कुल हमने पढ़ी थी सर एक हमने पढ़ी थी वो वाली लिंक क्या नाम है, लोकली लिंक प्रोटोकॉल, जो कि उनको किसी भी डिवाइस को उस वक्त आईपी एड्रेस देता है जब या तो एडमिनिस्ट्रेटर उसे मैनुअली नहीं देता या इस तरह सिस्टम ऑटोमेटिकली नहीं देता। क्या तो कुछ सर वो सर्विस जो मौजूद जो नहीं, वो बिल्कुल। हाँ जी सर कोई सर वो फिर किसके लिए होता है? मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया था कि वो जो उसे असाइन कुछ ना, होता है अभी कुछ देखो देर के लिए। कुछ देर के लिए इसलिए होता है कि देखो जब आपका एक नेटवर्क कनेक्ट हो गया सिस्टम में, सॉरी कंप्यूटर सिस्टम आपका जी कनेक्ट हो सर गया नेटवर्क में, तो उसको आइडेंटिफिकेशन तो चाहिए जी चाहिए। अब वो उसने जी डोरा प्रोसेस के थ्रू डिस्कवर का मैसेज भेजा कि डीएचसीपी जो भी है वो मुझे रिस्पांस दे ताकि मुझे आईपी एड्रेस मिल सके। तो उसको पता चला कि डीएचसीपी सर्वर अभी डाउन है। पर दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है जी कि हम एडमिनिस्ट्रेटर दे दें, तो एडमिनिस्ट्रेटर भी जो है ना अभी नहीं दे सकते, उसको स्टैटिकली हम दे ही नहीं सकते। तो उसको कुछ ना कुछ एक आईपी चाहिए होगी वक्ती जी तौर पे, ताकि वो बाकियों के साथ आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो वो फिर जी हमने कहा था कि वो लिंक जो है वो लॉजिकल लूप, या इसको लिंक कहते थे, लोकल सर लिंक। लोकली लिंक प्रोटोकॉल सर हाँ, मैं ये उसके थ्रू पूछना चाह रहा था मेरा मेरा क्वेश्चन ये था सर, इसका मुझे आइडिया था वो क्यों देता है। मैं सर पूछना चाह रहा था कि उसकी कितनी ड्यूरेशन होगी, उसकी कोई ड्यूरेशन कोई स्पेसिफिक होती देखो, है या बस वैसे ही कह देते हैं? नहीं नहीं, जैसे ही वो दोबारा से उसको रिस्पांस मिलेगा या डीएचसीपी सर्वर ऑन होगा, और वो कुछ जी देर सर के बाद देखो, हर कोई भी पैकेट है, कोई भी राउटर है, कोई भी मशीन है ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने पढ़ा था कि हेलो मैसेज वगैरह इस तरह की चीजें करती रहती हैं अपने आप को शो जी करवाने के सर लिए कि मैं नेटवर्क कनेक्ट हूं। 10 तो जी नेक्स्ट सर टाइम वो जब डिस्कवर मैसेज भेजेगा, और अगर उस वक्त अगर हमारा डीएचसीपी सर्वर ऑन हो चुका हुआ, तो उसको रिस्पॉन्ड बैक कर देगा। तो वो लिंक लॉजिक जो थी, या क्या कहते हैं लोकल आईपी थी, उसको लो छोड़ के जी फिर डायनेमिक वाले पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया सर। अच्छा, तो 26 देखे, when data and acknowledgements are sent in the same frame, this technique is called as, क्या कहते हैं जी इसको? पिगी बैकिंग सर, पिगी बैकिंग Piggyback, बैकिंग ठीक है। बैकिंग प्योर से सर एक्नॉलेजमेंट, याद आया था। हाँ, दो किस्म की हमने देखी थी, एक प्योर एक्नॉलेजमेंट और एक पिगी बैकिंग। प्योर एक्नॉलेजमेंट में डाटा अलग फ्रेम में जाता है और एक्नॉलेजमेंट के लिए अलग फ्रेम भेजी जाती है। तो इसमें क्या हो रहा था कि कंजेशन के आने के चांसेस थे, क्योंकि हर एक पैकेट के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजी जा रही थी। तो हमने कहा कि यार देखो, हमने डाटा तो भेजना ही भेजना है दूसरे कंप्यूटर को, तो जब उसने भी हमें भेजा हुआ है तो उसकी एक्नॉलेजमेंट हम डाटा के साथ ही क्यों ना भेज दें। तो इस टेक्निक को हमने बोला था कि पिगी बैकिंग है। अच्छा, व्हाट इज राउट पॉइजनिंग, ये मैंने जो आप लोगों को असाइनमेंट दी थी, तो जी उसमें सर ये राउट पॉइजनिंग और स्प्लिट होराइजन दो टेक्निक थी काउंट टू इन्फिनिटी से बचने के लिए। तो अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो फिर आपको पता होगा कि क्या इसमें फर्क होता है। तो देखो, जो राउट पॉइजनिंग है ना, उसमें राउटर एक मैट्रिक्स को सेट करता है। इसमें देखो कौन सी ऑप्शन दो थी हमारे पास इस तरह की थी, तो देखो लास्ट ऑप्शन में बता रहा है, लास्ट थी सर। हाँ, इट डिस्क्राइब्स व्हेन अ राउटर सेट्स द मीट्रिक फॉर अ डाउन्ड लिंक टू इन्फिनिटी, कि जो लिंक डाउन हो गया ना, राउटर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको एक मीट्रिक असाइन करता है कि ये इन्फिनिटी होगी। तो अगर आप लोगों ने ये और पढ़ा है सर तो अच्छा आपको समझ आएगी, अदरवाइज और इसको दोबारा से जाके सर और इसे प्रोपोगेट करता है वो फिर। प्रोपोगेट करता है, बिल्कुल, जी इसे फिर प्रोपोगेट करता है, सबको बताता है कि ताकि वो बाकी लिंक ऊपर तक, डाउन है। हाँ, जी सर बिल्कुल। अच्छा, इसमें देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आईपीवी एड्रेस, तो मैंने बताया था कि एक तो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, जी और सर 255 से कोई वैल्यू बड़ी नहीं हो सकती। अच्छा, जी दूसरा फिर हमने देखा था कि और भी कुछ चीजें थी, तो पहली पहली हम देखते हैं। तो इसमें देखें 4 ऑक्टेट नहीं है, 5 है, तो ये तो पहले ही रूल आउट हो गई। अच्छा, दूसरी मैंने कहा था कि कोई सिंगल डिजिट है तो उसके साथ प्रीसीडिंग 0 नहीं लगा सकते आप, अगर 1 है तो 1 ही लिखा जाएगा, 0 1 नहीं लिखा जाएगा। तो दूसरी में देखो 0 1 लिखा गया, तो ये भी रूल आउट हो। तीसरी में देखो, एक आपके पास ऑक्टेट 255 से एक्सीड कर गया, 300 हो गई, तो ये भी गया। चौथे में जी देखो, सर बाकी उसने डेसिमल के फॉर्म में लिखे हुए हैं, एक जो है बाइनरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इस तरह भी कोई हमारे पास नॉमेनक्लेचर नहीं है, तो ये भी रूल आउट हो गया। लास्ट देखो 128.64.0.0, 4 ऑक्टेट है, ठीक है, सब में 255 से कम है, बिल्कुल ठीक है, और कोई एक्सीड भी नहीं कर रहा, 0 भी प्रोसीडिंग में नहीं है, तो ठीक है। तो ये लास्ट वाली जो है बिल्कुल ठीक हमारे पास आईपी एड्रेस है, तो लास्ट वन इज करेक्ट। अच्छा, 29 का देखो, विच लेयर ऑफ द टीसीपी आईपी स्टैक कोरस्पॉन्ड्स टू ओएसआई मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर। हाँ जी, बताएं। होस्ट टू होस्ट लेयर होती है सर, ये वो 4 लेयर और होस्ट टू 5 होस्ट लेयर लेयर मॉडल बहुत में आपने इंपॉर्टेंट, क्लियरली लिखा हुआ था।
हाँ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लाजमी इसको समझो, लाजमी इसका रट्टा लगाओ, एक दफा पहले भी आ चुका है और बहुत ज्यादा चांसेस है इसके आने के, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 30, सिमेंटिक चेकिंग। सिमेंटिक चेकिंग हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, सिंटैक्स चेकिंग भी इसी लेयर का काम है। जी सर, इनक्रिप्शन भी इसी का काम है, कंप्रेशन भी बिल्कुल इसी का काम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, राउटर वर्क्स एट विच लेयर? तो राउटर बाय डिफॉल्ट नेटवर्क यानी कि नेटवर्क तीसरी लेयर लेयर पे काम पे। करता है। जी अच्छा, सर। विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स कनेक्शन लेस नेटवर्क लेयर सर्विसेज? कोई कनेक्शन यूडीपी बनाने की सर। जरूरत नहीं है। हाँ, टीसीपी में पहले बकायदा कनेक्शन बनाया जाता है 3 वे हैंड चेकिंग के थ्रू। यूडीपी जी में सर। ऐसे कोई नहीं है, जो डाटा है डायरेक्ट डाटा ही भेज दिया जाता है, रिसीव हुआ नहीं हुआ इसका सरोकार नहीं है। अच्छा, ब्रॉडकास्टिंग इज सपोर्टेड बाय, देखो IPv6 जो है ना वो ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता। अगर आपने IPv6 को थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, तो IPv4 जो है वो ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट करता है, तो आपने ये चीज याद रखनी है। जी सर, ये गलत हुआ, ये याद रहेगा जो गलत हो। अच्छा अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि हर जगह इज यूज्ड टू एक्सटेंड प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। तो ये VPN की डेफिनेशन है और मैंने काफी दफा बताई भी ऐसे क्या मुराद है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो उसकी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा, DHCP प्रोवाइड्स IP एड्रेस, तो इसका नाम ही बता रहा है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एक बंदे ने ना इसमें फोर्सफुली लगाया हुआ है, तो स्टैटिकली नहीं करता। स्टैटिकली जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर एलोकेट करता है, डायनामिकली ये करता है सर्वर, तो इसका जवाब था डायनामिकली। जी अच्छा, सर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल साइज ऑफ TCP हेडर? हाँ जी, इसका बताओ। सर ये 20 to 60 के रेंज में होना चाहिए, बाकी दो ऑप्शन 20 से कम है और एक 60 से ज्यादा है, तो 32 बाइट इसका बिल्कुल। बनता था। हाँ, तो याद रखना, मैंने बताया था कि जो TCP का हेडर होता है वो कम से कम 20 बाइट्स का और ज्यादा से ज्यादा 60 बाइट्स का हो सकता है, तो इसके बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। इसमें आप जो सारे ऑप्शन देखो ना, 12, 70 और 18, ये उसकी रेंज से आउट है, कुछ कम है या कुछ ज्यादा, सिर्फ एक 32 बाइट वाला मौजूद है जो हो सकता है। हाँ, तो वो इसलिए उसका इसका जो करेक्ट आंसर है इस स्पेसिफिक एग्जांपल में वो 32 बाइट। अच्छा, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लॉजिकल लिंक कंट्रोल था। अच्छा, व्हाट इज स्प्लिट होराइजन? हाँ जी, अगर जिन्होंने अभी ये पढ़ा है स्प्लिट होराइजन वाला, उनको पता होगा कि जैसे बैक प्रेशर में, सर इट बैक प्रेशर जी में हम क्या सर करते थे, बैक प्रेशर में हम जिस सिमत में आपकी डाटा जा रहा होता था उससे मुखालिफ सिमट में जो है, या चौक पैकेट जो है ना मुखालिफ सिमट में भेजा जाता था। स्प्लिट होराइजन में भी कुछ इसी तरह होता है, जी अगर सर। आपने पढ़ा है तो पता होगा। तो इसमें ये है कि जी देखो, सर। इंफॉर्मेशन अबाउट अ राउट इज नॉट सेंट बैक इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द ओरिजिनल अपडेट कम, उस डायरेक्शन में नहीं भेजी जाती जहां से आई होती है। तो इस तरह मतलब की कोई सर चीज जहाँ है। पे सर इसमें हम्म, पढ़ा था कि जब लिंक डाउन होता है ना सर, कोई लिंक डाउन होगा तो वो हम्म, उसकी तरफ नहीं, वो नेक्स्ट जो हम्म, उसके बैक पे है उस साइड पे वो कन्वे कर देगा, तो उसे कोई पाथ को कोई यूज ही नहीं करेगा, तो कोई इसलिए यूज ये ही नहीं रोड करेगा। पॉइजनिंग वो प्रोपोगेशन वाला होराइजन, मसला भी हल, सर प्रोपोगेशन वाला मसला भी हल हो जाता है फिर इसमें, बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल, मल्टीपल, ये ऑटोमेटिकली उस साइड पे किसी को जाने ही नहीं देता। जाने नहीं देगा क्योंकि वो उसकी सिमत में भेज ही नहीं रहा। तो ये जी असाइनमेंट का पोर्शन था, दोनों क्वेश्चन स्प्लिट होराइजन और राउट पॉइजनिंग वाले। तो अगर कोई ये बंदा सोच रहा है कि यार मैंने तो ये पढ़ा नहीं है, सर ने पढ़ाया नहीं, तो मैंने नहीं पढ़ाया, ये मैंने असाइनमेंट दी हुई थी, तो दोनों क्वेश्चन उसी असाइनमेंट में से लिए गए। काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ये टेक्निक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है 39, द IP नेटवर्क 192.168.50 क्लास 3 से बिलोंग रखता है, सी से, is to be divided into 10 equal sized subnets। आप इसकी सबनेटिंग कर रहे हो, which of the following subnet mask can be used for above requirement? तो क्लास सी का सबनेट मास्क कौन सा है जी? सर ये लास्ट वन सर, लास्ट वाला 255 255.250.250। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना 250.0. था ये आईपी एड्रेस कौन सी रहे, क्लास से बिलोंग करता है, और उस क्लास का सबनेट एड्रेस आपने यूज कर लेना। अच्छा, क्लाइंट साइड प्रोटोकॉल विच इज वर्किंग ऑन सेंटर साइड, SMTP जो है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेंटर साइड पे हमेशा ये क्लाइंट साइड वाला प्रोटोकॉल हो। अगर आपने एप्लीकेशन लेयर का जो लास्ट लेक्चर देखा है उसमें क्लियरली मैंने ये मेंशन भी किया हुआ। पैसिव हब वर्किंग ऑन विच लेयर? देखो, हब जो भी है, एक्टिव है, पैसिव है, हमेशा पहली लेयर पे काम करती है, फिजिकल लेयर यानी पे कि सर। हाँ फिजिकल लेयर। सर ये तो रट्टा लगा लिया था, ये स्विच और ब्रिज जो है वो हमारे उधर होते हैं डाटा लिंक लेयर पे, और ये फिजिकल लेयर पे हब और रिपीट है। ठीक है,
हाँ बिल्कुल इस तरह की बात है। अच्छा ये जो जिन स्टूडेंट के अभी क्यूरी भेजी है कि मैंने क्विज अटेम्प्ट नहीं किया था, तो आप सबमिट करवा दें। अच्छा ठीक है, मैं आपको क्लास के बाद जो है ना वो लिंक सेंड करता हूँ। ठीक है, बल्कि मुझे मिल गया आपका, सॉरी मैं अब देख रहा हूँ। ठीक है फातिमा, मुझे रिसीव हो गया एंड वेरी गुड, अच्छी प्रोग्रेस आपकी। अच्छा ये देखिए जी, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कौन सी लेयर पे होती है जी? सर ये सेशन लेयर पे। ठीक है। डाटाग्राम पैकेट स्विचिंग वर्क ऑन विच लेयर? सर बताइए जी। डाटाग्राम वाली नेटवर्क नेटवर्क लेयर पे बिल्कुल। HTTP टीसीपी वर्जन होगी। 2, जहाँ पे मैंने HTTP लिखा हुआ है उसके नीचे लिखा हुआ था कि 2015 में इसका वर्जन 2 भी आया था। अच्छा, द साइज ऑफ यूडीपी हेडर, देखो मैंने बताया था कि टीसीपी हेडर वेरी 16 करता है, लेकिन ये जो यूडीपी हेडर है उसका साइज जो है ये वो स्टैटिक है सर। स्टैटिक है। वो क्यों स्टैटिक है? क्योंकि हमने उसमें देखा था कि उसमें सिर्फ मुख्तसर सी चीजें हैं, उसको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। तो 8 बाइट का जो है वो यूडीपी का हेडर है। अच्छा, जी सर। आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 32 बिट्स। जी टाइम सर। रिक्वायर्ड टू सेंड वन सिंगल बिट, इसको आप लोग बिट इंटरवल बोलते हो। बहुत सारे लोगों ने गलत लिखा हुआ बिट रेट या बॉड जी रेट, सर। तो ये बिट इंटरवल की प्रॉपर डेफिनेशन है, बॉड रेट समथिंग एल्स। अच्छा 48 को देखो, खाली जगह रिमूव्स द सिग्नल नॉइस व्हाइल रीजनरेटिंग द सिग्नल बिट बाय बिट। कि एक डिवाइस ऐसी है कि जब वो रीजनरेट कर रही होती है तो नॉइस को रिमूव करती है, जबकि दूसरी नहीं करती। हाँ जी, कौन सी है बताएं, कौन सी सर रिमूव करती है और रिपीटर कौन? रिपीटर रिपीटर करती है, करती एम्पलीफायर नहीं करती। तो नहीं ये करती सर ये। अच्छा, एन एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल यानी कि एआरपी रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट। हमने देखा था कि जब बंदे ने पता लगाना हो कि इसके अगेंस्ट कौन सा एड्रेस मौजूद है तो वो ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन रिप्लाई सिर्फ उसको वही एक कंप्यूटर करेगा जिसका वो एड्रेस होगा। तो रिक्वेस्ट मैसेज हमेशा ब्रॉडकास्ट होगा, लेकिन रिप्लाई हमेशा यूनिकास्ट होगा। यूनिकास्ट हो। अच्छा, इसमें से प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है? इंक्रिप्शन, प्रेजेंटेशन। यही है। देखो रिलायबिलिटी भी हमने नहीं देखा, स्पीड भी नहीं देखा और मैक्स थ्रूपुट भी नहीं देखा। प्रेजेंटेशन में हमने ये जरूर देखा था कि वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करती है। तो ये हमारा जो है वो आज का क्विज था। तो अब हम जो है ना अपना बकायदा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा, कल हमने जो है ना कीज तक पढ़ लिया था, कीज हमने स्टार्ट करनी थी। तो आज हम देखते हैं कि डेटाबेस में कितनी टाइप्स कीज जो है वो मौजूद होती है। क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसी में सारी चीजें क्लियर हो जाए, ताकि आगे जब भी लफ्ज यूज हो तो हमारे लिए ये ना हो कि हमें इन चीजों का पता नहीं। देखो कैंडिडेट की और सर ये अल्टरनेट की। सर एक लास्ट क्वेश्चन था सर। जी नुमान। सर पर्सन का नाम ना बताएं लेकिन हाईएस्ट स्कोर बता दें क्विज का। अच्छा मैं बता देता हूँ, 86% यानी कि 43 जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, एक स्टूडेंट है उनके, ठीक है। उसके बाद फातिमा है, तो इनके जो है वो 41 ठीक है। और उसके बाद नुमान आप हो 40 वाले। सर ठीक है सर। ये ठीक है। अच्छा जी देखें, अच्छा क्वेश्चन कौन से आप लोगों के गलत हुए हैं? मुझे तो लग रहा था कि मैंने जो है वो एक आध क्वेश्चन ही था लाइन कोडिंग वाला कह लो जो हमने नहीं पढ़ा हुआ था, और शायद एक और ऊपर गया हो। उसके अलावा तो हमने सारे सर पढ़े हुए एक थे। दो कंफ्यूज। सर सारे कितना पढ़े हुए होती थे थी, बात है। कितना होती थी कंफ्यूज हमारे होते हैं। पिछले बैच में, कितना थी हमारे जी पिछले बैच में। बल्कि आज भी मुझसे उन्होंने कांटेक्ट किया था, वो एडवांस जो हमारा बैच चल रहा है उसमें उन्होंने इनरोलमेंट ली है। उनकी बड़ी कंसिस्टेंसी थी यार, 48 49 48 49 ये उनके ठीक होते थे सारे क्विज में। वो देख लीजिएगा, वो लास्ट में क्लियर करेंगे इस दफा इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह सर। अच्छा देखें, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और अल्टरनेट की को मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूँ जो अभी अभी ताजा ताजा है। देखो अभी इलेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि आपके हल्के से लेट से मेरा हल्का NA91 है फॉर एग्जांपल। इसमें क्या था कि काफी सारे बंदे जो है ना इन्होंने इलेक्शन में अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए कि हम जो है ना उम्मीदवार है कि हमें वोट दिया जाए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी स्क्रूटनी की, उन्होंने देखा जाए जो जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है क्या इनमें ये सारे बंदे उन्होंने पूरी की हुई हैं, ये फॉर्म हमने पूछा है, ये एफिडेविट इनसे मांगा है क्या उन्होंने वो जमा करवाया है। यानी कि कुछ रिक्वायरमेंट्स थी वो उन पर पूरा उतर रहे थे। अगर तो वो उतर रहे थे
तो उन्होंने फिर उन सबको जो है ना एक कोई ना कोई निशान जो है एलोकेट कर दिया और उनको कह दिया कि ये कैंडिडेट है आपके हल्के से, और अगर उनमें से कोई मसला था तो उसको रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे कैंडिडेट को समझो, कैंडिडेट की वो की होती है जिसमें की यानी कि प्राइमरी की होने की तमाम तरह खसूसियात हो। अब जरूरी नहीं है कि एक टेबल में सिर्फ एक ही ऐसा एट्रीब्यूट हो जिसको आप प्राइमरी की बना सकते हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि एक ही हल्के से एक ही उम्मीदवार खड़ा हो, बाकी उम्मीदवार भी खड़े हो सकते हैं। तो हमारे कुछ ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है कि टेबल काफी बड़े होते हैं और उसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट ऐसा हो सकता है जो सारी खसूसियात पूरी कर रहा हो की वाली। लेट्स से हम स्टूडेंट की एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट में हमारे पास एक है रोल नंबर, अब किसी भी दो स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, तो इसको मैं प्राइमरी की बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। एक खसूसियात है सिर्फ प्राइमरी की, क्योंकि वो नल नहीं होनी चाहिए, यूनिक हो और नल ना हो। तो यूनिक है, हाँ बिल्कुल हर किसी की यूनिक है। क्या नल हो? नहीं, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको मैंने रोल नंबर असाइन ना किया हो। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज पूरी हो रही है, मैं इसको बना सकता हूँ। अच्छा दूसरा देखो, एक है उस पर बेफाम या सीएनआईसी नंबर। अब देखो कोई भी बच्चा है, अगर उसने स्कूल में एडमिशन लिया है तो उसने बेफाम तो लाजमी बनवाया, तो उसको बेफाम लाजमी एलोकेट हुआ होगा। और बेफाम कभी भी दो स्टूडेंट्स का सेम नहीं हो सकता, हर किसी का अलग अलग है। तो इसमें भी दोनों खुद से आता है कि ये हर बच्चे का होगा भी, यानी कि नल नहीं हो सकता, और होगा भी अलग अलग है, ये यूनिक भी है। तो ये मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल दी है कि एक टेबल में ये दोनों चीजें मौजूद हैं, तो दोनों में खुशियात हैं कि इनको प्राइमरी की बनाया जा सकता है। तो ऐसे जितने एट्रीब्यूट है, जितने भी कॉलम जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने की खसूसियात रखते हो एक टेबल को, उनको हम कैंडिडेट की बोलते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज में कि फिर कैंडिडेट की में और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है। तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि कैंडिडेट आपके इलाके में काफी सारे खड़े हुए हैं, लेट्स से 4 खड़े हुए हैं, उसमें से एक ने सिर्फ विन करना है, जाहिर बात है। तो जो एक विन कर गया वो विनर है, तो वो विनर जो है वो प्राइमरी की बना दी जाती है। और जो बाकी 3 जो हार गए हैं उनको हम कह देते हैं अल्टरनेट की। यानी कि एक कैंडिडेट की में से कोई एक की, उसको हमने किसी भी खसूसियात की बेस पे कह दिया कि इसको हम सिलेक्ट करते हैं एज अ प्राइमरी की, यानी कि वो विनर थी, वो प्राइमरी की बन गई। जो बाकी 3 थी जो हार गई हैं या जिनको हमने सिलेक्ट नहीं किया, बेशक उनमें खसूसियात थी लेकिन हमने सिलेक्ट नहीं किया, वो अल्टरनेट की। तो ये तीनों चीजें याद रख लो। कैंडिडेट की वो की जो आपके टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है एक टेबल में, कैंडिडेट की बोलते हैं। इसमें और प्राइमरी की में एक डिफरेंस है कि कैंडिडेट की में नल वैल्यू आ सकती है, यानी कि कुछ कैंडिडेट की ऐसी होती है जो जिसमें नल वैल्यू आ सकती है, लेकिन प्राइमरी की में नहीं आ सकती। प्राइमरी की में दोनों खुशियात होनी चाहिए, यूनिक भी हो और नॉट नल हो। कैंडिडेट की में सिर्फ एक खुशियात है कि वो यूनिक हो, नॉट नल वाली कोई हमारे पास वो नहीं है। तो अब कैंडिडेट की और प्राइमरी की में फर्क समझ लें कि प्राइमरी की हमेशा कैंडिडेट की में से ही एक उठा के बनाई जाती है, तो उसमें वो सारी खुशियात है जो कैंडिडेट की में है, बस प्लस एक इजाफी खुशियात है कि वो नल नहीं हो सकती। और अल्टरनेट की अब मैंने समझा दिया कि 4 कैंडिडेट की आपने आइडेंटिफाई की थी, उनमें से एक प्राइमरी की बन गई, जो बाकी 3 कीज रह गई वो अल्टरनेट की है। अब सुपर की क्या है? सुपर की का आप बहुत जगह मुख्तलिफ डेफिनेशन पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। जो भी आपने प्राइमरी की सिलेक्ट की है उसके साथ एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स, कोई भी कॉम्बिनेशन आप उठा लो। कैसे? लेट्स से मेरे पास स्टूडेंट टेबल है, उसमें एक प्राइमरी की है रोल नंबर में आर लिख रहा हूं। उसके अलावा इसमें एक और कॉलम है नेम का, एक है मार्क्स का, एक है क्लास का। तो ये वो कह रहा है कि सबसे पहले तो आप प्राइमरी की उठाओ ना, वो रोल नंबर है, तो उसके साथ बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन इन कॉलम्स को हो जाए, इन एट्रीब्यूट्स को हो जाए। कैसे? रोल नंबर प्लस नेम, ये एक सुपर की है, बिल्कुल है। रोल नंबर प्लस मार्क्स, ये एक सुपर की है, बिल्कुल है। रोल नंबर प्लस क्लास, ये एक सुपर की है, बिल्कुल है। रोल नंबर प्लस नेम प्लस मार्क्स, ये एक सुपर की है, बिल्कुल है। इसी तरह रोल नंबर प्लस नेम प्लस मार्क्स प्लस क्लास, बिल्कुल ये एक सुपर की है। यानी कि कोई भी अदर कॉम्बिनेशन उठा लो आप बाकी कॉलम्स का और उसके साथ प्राइमरी की को अटैच कर दो, तो वो आपकी सुपर की बन जाती है। तो इसमें हम देखते हैं, तो देखो आपके सामने एक टेबल नजर आ रहा है, तो उसमें आप देखो सबसे पहले हम अपने प्राइमरी की बनानी है तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कैंडिडेट की। कैंडिडेट की हम देखेंगे कौन सा ऐसा फील्ड है, कौन सा ऐसा कॉलम है जो सबके लिए यूनिक भी होगा और नॉट नल होगा। कम से कम यूनिक तो देखो, अब स्टूडेंट आईडी आपको पता है रोल नंबर है, हर किसी के लिए यूनिक होगा, तो इसमें हमारे पास कैंडिडेट की खुशियात हैं, बिल्कुल है। अच्छा स्टूडेंट आईडी उसने अलग लिए, रोल नंबर अलग लिए, तो ये दोनों ही है हमारे पास जो है ना कैंडिडेट की। और तो तीसरी उसने लिए ईमेल, आपको पता होगा कि ईमेल भी जो है ना पूरी दुनिया में जो आपका ईमेल है वो किसी और का नहीं होगा। बेशक आपका ईमेल प्रोवाइडर कोई और भी है, आपका ईमेल पूरी दुनिया में और किसी का नहीं हो सकता। तो ये भी हमारे पास यूनिक वाली खुशियात है।
तो ये हमारे पास 3 जो है इस टेबल में 1, 2 और 3 ये कैंडिडेट की। अब इसमें से एक बनानी है, तो लेट्स से मैंने रोल नंबर को बना दी, तो ये रोल नंबर को बना दी, ये मेरे पास बन गई प्राइमरी की, और बाकी स्टूडेंट आईडी और ईमेल ये बन गई अल्टरनेट की। तो ये 3 चीजें इसमें बताई गई हैं कि कैंडिडेट की कौन सी है, प्राइमरी की कौन सी है और अल्टरनेट की कौन सी है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरेन की। देखो फॉरेन की हमेशा उस वक्त आपको जरूरत पड़ती है जब आपने डाटा जो है वो एक से ज्यादा टेबल्स में रखा हुआ हो। कैसे? लेट्स से स्टूडेंट का टेबल है, उसमें मैं सिर्फ अभी 2-3 फील्ड्स ले लेता हूँ। एक है रोल नंबर, एक है नेम और एक है लेट्स से क्लास। शुरू में जब आपके पास कोई बंदा रजिस्ट्रेशन करवाने आता है तो आप इस तरह का टेबल बनाते हो कि उसका नाम क्या है, उसको रोल नंबर अलॉट कर देते हो और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया एडमिशन। अब उसने क्या सब्जेक्ट रखे हैं मुझे नहीं पता, तो बाद में महीने बाद उसको सब्जेक्ट एलोकेट हो गए, तो बजाय इसके मैं आप उसके ओरिजिनल टेबल में एडिटिंग करूं, हम देखेंगे इससे क्या क्या फर्क पड़ते हैं, क्या क्या एनॉमलीज आती हैं। तो हम हमेशा ये करते हैं कि नया टेबल बना लेते हैं। तो अब मैं नया टेबल बनाऊंगा और इसमें मैं रखूंगा कि प्री मेडिकल है जी और एक प्री इंजीनियरिंग है। तो अब मैंने बताना है कि कौन से स्टूडेंट्स का प्री मेडिकल है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यार स्टूडेंट जिसकी रोल नंबर 1 है ना उसका प्री मेडिकल है, तो इधर मैं एक रोल नंबर 1 लिख दूंगा और साथ उसका ग्रुप बता दूंगा। फिर मैं बताऊंगा रोल नंबर 2 है उसका इंजीनियरिंग है, तो इधर रोल नंबर 2 है और इधर मैं इंजीनियरिंग ग्रुप कर दूंगा। और ये प्राइमरी की और इस ये वाली जो रोल नंबर है ये दोनों कीज है आपस में, इनको लिंक कर दूं। तो ये जो प्राइमरी की जो हमारे पास पेरेंट टेबल में या मेन टेबल में थी और इसको इधर भी हमने एज अ की यूज किया है, इन दोनों का जो रिलेशन बनता है इसको हम बोलते हैं कि ये फॉरेन की के तौर पे यूज हो रही है। यानी कि ये जो आपके पास की है ये किसी और टेबल के प्राइमरी की को रेफर कर रही है, इस तरह आप समझ लो। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास फॉरेन की है। फॉरेन की याद रखना कि किसी एक टेबल में कोई ऐसा कॉलम या की होती है, एट्रीब्यूट होता है जो किसी दूसरे टेबल में मौजूद किसी प्राइमरी की को रेफर कर रहा होता है। देखो अ फॉरेन की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम, जरूरी नहीं है कि सिंगल वैल्यू हो, एक से ज्यादा कॉलम पे मुश्तमिल भी हो सकती है। इन अ रिलेशनल डेटाबेस एक टेबल में दैट प्रोवाइड्स लिंक, ये लिंक प्रोवाइड करती है किसके दरमियान, बिटवीन डेटा इन टू टेबल्स, दोनों टेबल्स के दरमियान डेटा के दरमियान। इट रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि ये दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस के लिए यूज की जाती है। अच्छा, अब ये दो टर्म्स हैं कि रेफरेंस टेबल कौन सा है और रेफरेंसिंग टेबल कौन सा है। तो देखो ये जो इस हमारे स्पेसिफिक एग्जांपल पे जो सब्जेक्ट वाला टेबल था इसको हम बोलेंगे रेफरेंस्ड, कि जिसको रेफर किया जा रहा है, ये रेफरेंस्ड टेबल है। और ये वाला जो है ये हमारे पास रेफरेंसिंग होगा, जो कर रहा है। इतनी सी ये बात। अच्छा देखो इसमें हम अब समझते हैं कि प्राइमरी की और ओह सॉरी, ये यार एक मिनट, इसकी जो डेफिनेशन है ना इसको दोबारा समझो, इसमें मैं उल्ट कर गया हूं। देखो जो सब्जेक्ट का टेबल था ना ये रेफर कर रहा था। सर सर रेफरेंस वाला ही उल्ट किया है ना सर, मुझे भी उसी का हाँ डाउट हो ये रहा जो है। सब्जेक्ट का था ये रेफरेंस नहीं था, ये रेफरेंसिंग था, क्योंकि ये रेफर कर रहा था ना, मुझे ख्याल नहीं रहा। तो ये रेफरेंसिंग है कि ये रेफर कर रहा है। और जो मेन टेबल है ना आपका इधर जो स्टूडेंट्स वाला था वो आपका रेफरेंस्ड है कि इसको रेफर किया जा रहा है। सर इसको आसानी के लिए ऐसे ना कर लें कि प्राइमरी की जो जिसमें फॉरेन की है वो रेफरेंसिंग है और जिसमें ओरिजिनल प्राइमरी की हाँ है वो रेफरेंस्ड है। बिल्कुल, जिसमें फॉरेन की है वो रेफरेंसिंग है और जिसमें प्राइमरी की हाँ ओरिजिनल है वो रेफरेंस्ड है। बिल्कुल आप ठीक कह सकते हो। तो ये देखो अब मैंने एग्जांपल दे भी दी है कि एक टेबल था आपने पहले बनाया हुआ था, तो उसमें कुछ नई चीज आपने ऐड करनी थी, तो बजाय से कि आप इसी टेबल में ऐड करो आपने एक नया अलग सा टेबल बना लिया। अब जाहिर आपने ये तो बताना है कि ये 65 मार्क्स जो हैं ये किस स्टूडेंट्स के हैं। अगर आप ये वाली चीज नहीं डालोगे तो कैसे पता चलेगा कौन सा टेबल का है। तो इसलिए आपको यहाँ से एक चीज उठा के लानी पड़ेगी जो दोनों के दरमियान लिंक क्रिएट कर सके, और यही चीज तो फॉरेन की है। अच्छा कंपोजिट की क्या है, देखो जरूरी नहीं है कि हम आपके पास जो की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम पे मुश्तमिल हो। अगर आपके पास कोई ऐसी की बन रही है कि जो दो या दो से ज्यादा कॉलम से मुश्तमिल है तो उसको कंपोजिट की बोल देते हैं। काम इसका भी वो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। कुछ जगह पे हमारे पास ऐसे आ जाती है कंडीशन कि सिर्फ एक कॉलम को जो है ना, कोई भी कॉलम ऐसा नहीं होता जिसको हम एज अ प्राइमरी की यूज कर सकें। हाँ अगर आप दो या तीन कॉलम्स को मिला लें फिर वो हमारे पास एक यूनिक कॉम्बिनेशन बना रही होती है, तो इसलिए फिर हम वहाँ पे कंपोजिट प्राइमरी की को यूज करते हैं। तो ये कुछ समरी थी आज के लेक्चर की हमारे पास, कैंडिडेट की क्या है, फॉरेन की क्या है, प्राइमरी की क्या है, अल्टरनेट की क्या है और सो ऑन। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया।
बस करें या ईआर को शुरू करें? चलो सर कल से फिर स्टार्ट करते हैं अगला, वो उसका एक ही रिदम में सर पढ़ा जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम ईआर मॉडल को जो है ना कंप्लीट कर लेंगे, ईआर मॉडल और डायग्राम दोनों। ओके सर।